नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने पिछले 11 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ये उपलब्धि मजबूत कृषि आधार, बढ़ती मांग और नीतियों के कारण संभव हुई है। खाद्य प्रसंस्करण का ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है और सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व खाद्य भारत के चौथे संस्करण का आयोजन किया है। वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वर्ल्ड फूड इंडिया का यह संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें 90 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदार देश हैं, जबकि जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस केंद्रित देशों के रूप में भाग ले रहे हैं, जो खाद्य क्षेत्र में भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। जब भी दुनिया में खाने का संकट उत्पन्न होता है तो भारत हमेशा मदद के लिए आगे आता है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात वर्ल्ड फूड इंडिया की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जेपी डोंगरे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो उप कृषि विपणन सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से हैं। डोंगरे जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर सुरेश के मल्होत्रा जी से, जो कुलपति हैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा से। आपका भी स्वागत है मल्होत्रा जी संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय इंदानी जी, जो निदेशक हैं तकनीक क्षेत्र आक्स फूड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से। डॉक्टर संजय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन आप लोगों से मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। बीते दशक में हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है। आज भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया की 25% मिल्क सप्लाई सिर्फ भारत से होती है। जी, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड फूड की जब हम बात करते हैं तो दुनिया की निगाहें भारत की तरफ लगी रहती हैं। भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है इस क्षेत्र में। डॉक्टर जेपी डोंगरे जी, मेरा पहला सवाल आपसे है और मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे कि जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 है, इसका उद्देश्य क्या है और जो 5 मुख्य स्तंभों पर ये वर्ल्ड फूड इंडिया केंद्रित है, वो 5 स्तंभ कौन से हैं? जी, जैसे आपने अभी सुना कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा जी कि भारत एक वो कृषि प्रधान देश है कि हमारे पास में प्रचुर मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कृषि संसाधन है, कृषि प्रोडक्शन है, लेकिन उसको प्रोसेसिंग में कन्वर्ट करना है, उसमें वैल्यू एडिशन करना है। ये एक जरूरी बात है ताकि हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट बन सके, हम ग्लोबल फूड हब बन सके। और इसी दिशा में कार्य करने के लिए हमें वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन करते हैं, ताकि ग्लोबल विभिन्न कंट्रीज को हम लोग यहाँ ला सके, इनको दिखा सके कि भारत में कितनी अपॉर्चुनिटीज है। जी, आज दूसरे प्रगत देशों की तुलना में हमारे पास में अभी भी जो प्रोसेसिंग की जो मात्रा है वो कम है। अभी भी हम 11-12% ही हम प्रोसेसिंग लेवल है। उसे 50% तक कैसे लेके जा सकते हैं, दूसरे देशों से हम कैसे उसको कॉम्पीट कर सकते हैं। इसी एक उद्देश्य से हम वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन करते हैं, ताकि हमारे एग्री प्रोड्यूस का मैक्सिमम इसमें फायदा हो, मैक्सिमम प्रोसेसिंग हो और हम लोग प्रचुर मात्रा में एक्सपोर्ट में अपना एक स्थायी स्थान बना सके। ये एक मुख्य उद्देश्य है। आपने जो 5 स्तंभों की बात की है, इस वर्ल्ड फूड इंडिया में हमने 5 स्तंभ रखे हुए हैं, जो फोकस रखे हुए हैं, जिसमें फ्रंटियर्स इन फूड प्रोसेसिंग, हम अपने आप को फूड प्रोसेसिंग के फ्रंटियर्स बनाना चाहते हैं। दूसरा, हम
न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स को इस तरह से हम बनाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हर्बल प्रोडक्ट हर्बल फार्मिंग होती है जी उससे न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स बना के कैसे हम इसको ग्लोबल मार्केट में हम प्लेस कर सके, हमारी इंडियन प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में कैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम उसको अवेलेबल कर सकें, ये एक दूसरा उसका उद्देश्य है। तीसरा हमारा स्तंभ था पेट फूड को भी एक बड़े पैमाने पे यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है, एक उभरता क्षेत्र है। जी। चौथा है कि हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको ग्रेनरी टू ग्लोबल, इस उद्देश्य से कैसे हम लोग इसकी एक वैल्यू चेन एस्टेब्लिश की जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और पांचवा स्तंभ है कि हमारे देश में जो मराइन सेक्टर है, मराइन एक्सपोर्ट है, जी। वो सबसे ज्यादा आज एक्सपोर्ट अगर देखा जाए मराइन का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से, तो हमारे यहाँ की श्रिम्प यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में बहुत अच्छी मात्रा में डिमांड में है। तो उसको, उस वैल्यू चेन को मैक्सिमम तौर पे हम लोग कैसे एस्टेब्लिश कर सके, इस तरह से हमने ये वर्ल्ड फूड इंडिया में ये पांचों स्तंभों के आधार पर सारी हमारी एक्टिविटीज, सारे हमारे इंटरेक्शन, सारे B2B, G2B जो भी प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, इसी पांचों स्तंभों के उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वर्ल्ड फूड इंडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत में 3 बड़ी शक्ति हैं, विविधता, मांग और पैमाना। इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है इसका? जैसे कि ये स्टेटमेंट जो निकल करके आई, उसका एक बहुत ही गहरा मतलब है जी। क्योंकि हमारी जो कृषि जलवायु है, अलग अलग तरह की कृषि जलवायु है हमारे पास। और मैं ये कहूंगा कि हमारे जो 3 तरह की कृषि जलवायु, टेम्परेट टाइप, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, तो इसीलिए हमारे पास कृषि में विविधता है और सभी प्रकार के विविधीकरण में अलग अलग प्रकार के हमारे पास विकल्प हैं खेती के, और वो अलग अलग की कृषि जलवायु के आधार पर जो है उनका उत्पादन होता है। और दूसरा जो एक कहा कि हमारा जो वास्ट बेस है, आधार है कृषि के उत्पाद को उत्पादन करने का। और दूसरी जो अक्सर हम बात करते हैं कि वास्ट एग्रीकल्चर बेस होने के साथ साथ डिमांड भी आगे बढ़ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों को साथ में लेके चलना है। तो उस तरह से हम देखेंगे कि विविधता, और हम ये कहेंगे कि विविधता में जो है एकता, वो सब चीजों को साथ में जोड़ करके चल रहे हैं। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं खेती को जोड़ते हुए, तो अभी तक का जो हमारा उत्पादन है वो, अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें कि तो आज के दिन 353 मिलियन टन हमारे खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, जो 2014 में 260 मिलियन टन था। तो 93 मिलियन टन अधिक उत्पादन हुआ और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हमने किया। इसी तरह से फल सब्जियों और हॉर्टिकल्चर की जितनी क्रॉप है वो 270 मिलियन टन से बढ़ करके 367 मिलियन टन, 97 मिलियन टन हमने एक्स्ट्रा उत्पादन किया है। लेकिन वो फूड प्रोसेसिंग और उन सब के माध्यम से जो है हम उस विविधता को कैसे उपयोग में ला सके और हमारे किसान को जो है अधिक से अधिक जो है लाभ कैसे मिल सके, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से है, जैसे भी हम विविधता का उपयोग करके और अलग अलग फसलें जो हमारे यहाँ जो खेती होती है, चाहे वो आप खाद्यान्न की बात करें और तिलहनी फसलों की बात करें, चाहे हम फल सब्जियां, प्लांटेशन क्रॉप्स, मशरूम, बी कीपिंग और साथ में जो स्पाइसेस, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है, इतनी विविधता है, उन सबको हम एक साथ जोड़ करके जो है एक तरह से उसको कितने मूल्य संवर्धित उत्पाद हम जो है बना करके स्वयं अपने लिए भी पैदा करें और दूसरों के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे कि सन 2047 को ये रखा गया है कि हम ग्लोबल पावर फूड सिस्टम में बन करके कैसे आए, तो उसको जो है केंद्र बिंदु में रख करके और इसी सभी विविधता का और हमारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उनको हम कैसे इनकैश कर सकते हैं। ये मैं ये कहूंगा कि जो वर्ल्ड फूड समिट है, एक प्रकार से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हम अपना जो इनोवेशन हमारी हैं और हमारा जो प्रोडक्शन है, अलग अलग उत्पाद हैं जिनका अपने एक स्पेशलिटी कैरेक्टर है, जो हमारे यहाँ के जो जलवायु में जो है जिनकी जिस प्रकार के जो मैं ये कहूंगा कि फल सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद जो है जिनका उत्पादन होता है, तो उनको हम जो है एक तरह से व्यापार के साथ कैसे जोड़े, वहां इनोवेशन, इंडस्ट्री, और मैं ये कहूंगा कि जो बाहर के देश से 90 देशों का जैसे पता लगा कि वहां पर आए हैं, तो 90 देशों को हम अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे कि हम फूड सिस्टम में कितने मजबूत हैं
और हमारे पास क्या है जो हम दे सकते हैं। और जैसे कि हम लोग निर्यात की बात करें तो हम लोग निर्यात में भी अब आगे हैं, करीब करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर से भी ऊपर के का जो है हम कृषि से जो है हम लोगों ने जो है आय अर्जित की है, जी जो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके। जी तो उसी तरह से जो आगे बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल मल्होत्रा जी, अपार संभावनाएं हैं। जब हम फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की बात करते हैं, डॉक्टर संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र है, उसमें वैश्विक निवेश के लिए भारत की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं, और साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे खासा जोर दिया, खासतौर से कृषि और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में जो नए स्टार्टअप्स हैं वो तेजी के साथ उभर के सामने आए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, बहुत अच्छी बात है ये कि जो स्टार्टअप्स का जो इवोल्यूशन यू कैन से, ये जो हुआ है ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। और इसको लेके जैसे एक क्लासिक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की जब बात होती है जी तो पहले कॉन्सेप्ट ये बहुत छोटा सा था, बट अब इतने बड़े पैमाने पर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, या पीसी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इससे काफी लोगों को उससे मुनाफा होता है, उससे बेनिफिट होता है। और स्टार्टअप अलग अलग प्रोडक्ट लेके, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेके उसको आगे बढ़ रहे हैं, और काफी हद तक ये सक्सेसफुल हो रहा है। क्योंकि नई कॉन्सेप्ट जब आती है, नई प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो उसको लेके भी कंज्यूमर काफी प्रोत्साहित है, काफी अच्छा उनको रिस्पांस मिलता है। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है काफी इंडियन कंज्यूमर की तरफ से और इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से। तो इसका सही मायने में काफी देशों को बेनिफिट हो सकता है, और हो भी रहा है कि इंडस्ट्रीज आगे आके यहाँ पर सेटअप कर रही है, और यहाँ पर अपने अपनी जो उत्पाद है, अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो बना रही है। जी बिल्कुल। डोगरे जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि सरकार ने जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको मजबूत बनाने के लिए, किसान को फायदा हो, इंडस्ट्री को फायदा हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए हैं, कई योजनाएं शुरू की हैं। कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिसने फूड इंडस्ट्री को, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको नई दिशा देने का काम किया है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमने देखिए, अगर जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन कैटेगरी आती है, स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज। जी तो तीनों कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए हमने स्कीम्स डिवाइस की है। पहली स्कीम जो है हमारी, जिसको हम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कहते हैं, जिसके तहत हम लोग स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी की इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। 5 करोड़, 10 करोड़, कोल्ड चेन के लिए 10 करोड़, किसी को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है तो उसको 35%, 5 करोड़ हम लोग देते हैं, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग की वैल्यू चेन फ्रॉम फार्म टू मार्केट, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है उसके लिए ये स्कीम सहायता करती है। जिसमें आज तक करीबन 700 से 800 यूनिट्स इसी साल में हमने कंसिडर किए हैं। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, जिसमें 10 करोड़ तक ग्रांट मिलती है। नेक्स्ट आता है माइक्रो एंटरप्राइज, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये वो लोग हैं जिनके छोटे छोटे पापड़, अचार के जो छोटे यूनिट्स होते हैं, जिनको हम लोग 10-10 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। प्लस जिनके छोटे उद्योग, उनको सीड कैपिटल भी प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस उनको मार्केटिंग के लिए सपोर्ट देते हैं, क्योंकि छोटे उद्यमी होते हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट मार्केट करने की भी सुविधा उपलब्ध कराना एक सरकार का ही दायित्व होता है। इसके लिए हम उनको उनके प्रोडक्ट ऑनलाइन कैसे जा सकते हैं, उनके प्रोडक्ट वो ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं, इसलिए अगर वे कोई एजेंसी हायर करते तो एजेंसी को जितना खर्चा आता है उस खर्चे को भी हम लोग रियम्बर्स करते हैं। तो ये पीएमएफएमई स्कीम स्टेट लेवल पर चल रही है। अभी तक हम लोग 1 करोड़ 20 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग इसका फायदा दे चुके हैं। और तीसरी स्कीम जो है, इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं। ये बड़े उद्योगों के लिए है जिन ऑलरेडी अपना डोमेस्टिक मार्केटिंग नेटवर्क, उनके प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनके प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में कैसे एस्टेब्लिश हो। ग्लोबल मार्केट में मैक्सिमम इंडियन प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि
दुनिया भर के सभी देशों के प्लेट में कम से कम एक भारतीय व्यंजन, एक भारतीय खाद्य पदार्थ उनके प्लेट में होना चाहिए। जी इस विजन को सामने रखते हुए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लाई थी, जिसमें हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मार्केट में अपना प्रोडक्ट कैसे एस्टेब्लिश कर पाए, कैसे मैक्सिमम उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, नॉट ओनली इंडियन डायस्पोरा लेकिन ग्लोबल मार्केट के जो दूसरे कंज्यूमर्स है उनके तक कैसे हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स पहुंच पाए, उसके लिए हम ये तीन स्कीमों का परिचालन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संजय जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जब हम दुनिया की करते हैं, विश्व की बात करते हैं और विश्व फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं, जाहिर तौर पे भारत अपनी पकड़ उस इंडस्ट्री में बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल आता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का। ये इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बात आती है जो गुणवत्ता है उत्पाद की, उसको लेकर भी अक्सर सवाल उठते हैं, खास तौर से वैश्विक मंच पे। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? सर 2005 से इसका 2006 से काफी अच्छा काम शुरू हुआ इसका, जब एफएसएसआई की स्थापना की शुरुआत हुई और 2010-11 में जब एफएसएसआई स्थापन हुआ और उन्होंने रेगुलेशंस बनाए। आज हम अगर उस रेगुलेशंस को देखते हैं तो ये रेगुलेशंस सही मायने में ग्लोबल पैमाने से मैच करते हैं, ग्लोबल रेगुलेशन से मैच करते हैं। उसके पहले कई एजेंसीज थी, जैसे ईआईसी है, ईआईए है, अपेडा है। तो अपेडा के ऑलमोस्ट 95-96 से मैं देख रहा हूं कि जो अपेडा ने जो उसमें तरक्की की, उसमें जो भी प्रोसेसेस लाई, जो भी स्टेबलाइजेशन किया, जो ट्रेसेबिलिटी एस्टेब्लिश की, ये बहुत काबिले तारीफ थी और बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। और आज के डेट में हम किसी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में खड़े रह के हम बोल सकते हैं कि यस, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सही मायने में उससे मैच करते हैं। जी और इसके साथ साथ और एक चीज जो इंडिया में हुई वो है कि जो टेस्टिंग होना चाहिए, ओके, उसके ऊपर इतनी अच्छी तरीके से काम हुआ है और इतनी अच्छी लेबोरेटरीज अपने पास है कि कोई भी चीज आज अगर मेरा इंपोर्टर मांगे कि ये मुझे टेस्ट करके चाहिए, तो वो हमारी कैपेबिलिटी है और हमारे रिजल्ट्स मैच करते हैं उनके साथ। जी बिल्कुल, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का मुद्दा भी खासा महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरेश मल्होत्रा जी, एक बड़ा मुद्दा आता है फूड इंडस्ट्री से क्या किसानों को, खास तौर से जो छोटे किसान हैं, उनको क्या फायदा हुआ? रोजगार और निवेश की स्थिति क्या है? क्या आज छोटे किसान बाजार में एक बड़ी ताकत बन गए हैं? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो हमारे करीब 86% छोटे और मझले किसान हैं जो हमारे खेती के और पूरे उत्पादन में जो है बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो जितना भी हमारा प्रोड्यूस आ रहा है और हमारे खाद्य सुरक्षा जो सुनिश्चित हो रही है, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है, वो हमारे छोटे और मंझले किसानों को ही मैं ये कहूंगा कि क्रेडिट जाता है। लेकिन बात आती है कि हम अपने प्रोड्यूस, अपनी मार्केट जो है, अपने उसको जो एक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हम उनको स्थान कैसे दिला जी कई विकल्पों का जो है हम लोगों को चयन करना होगा। मान लो किसी के पास अगर कम जमीन है तो उसमें सुरक्षित उत्पादन है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक साधन बड़ा अच्छा है। दूसरा ये है कि उसमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपना करके जो छोटा किसान है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स, जो अधिक मूल्यवान फसलें हैं, चाहे मेडिसिनल प्लांट है, चाहे एरोमेटिक प्लांट है, चाहे मसाले हैं, जिनकी वैल्यू अधिक है और उनका जो है लो वॉल्यूम है और हाई वैल्यू है, तो इस तरह की चीजों को छोटा मंझला किसान अपना सकता है। चाहे वो मशरूम की खेती है, स्पेशलिटी तरह के जो मशरूम आते हैं, जिसमें अभी बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल वैल्यू वाले मशरूम आने लगे हैं, सफेद बटन मशरूम को छोड़ करके जी दूसरे बहुत सारे शिटाके मशरूम भी आता है, डेंड्रोबियम मशरूम भी आता है। तो इस तरह की हाई वैल्यू जो जितने प्रोडक्ट है उनको अपनाएं। और फूलों की खेती में भी है, मैं ये कहूंगा कि छोटा और मंझला किसान जो हाई वैल्यू फ्लावर क्रॉप है, उनका फूलों का सीड प्रोडक्शन भी उत्पादन कर सकता है। और हम लोग जो है एक तरह से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, फूलों का बीज उत्पादन करके दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं। कट फ्लावर्स भी हमारे यहाँ से जा रहे हैं, ड्राई फ्लावर हमारे यहाँ से जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे विकल्प हमारे सामने उपलब्ध है, जिनको छोटा मंझला किसान जो है वो अपना सकता है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जैसे मैं बात कर रहा था, भारत सरकार में अभी पहले इंड गैप कहा गया था, अब भारत गैप कहा गया है।
वो यूरो गैप के साथ बेंचमार्किंग की गई है और एक सुरक्षित उत्पादन करने जी जी बिल्कुल। की तैयारी से लेके अंत में हार्वेस्ट करने तक की जितनी अच्छी पद्धतियां हैं वो किसान अपनाए, जिससे कि उत्पाद जो है सुरक्षित हो। जी। और जो मैं एक तरह से मैं ये कहूंगा कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जो रेजिड्यू है वो कम से जी, कम हो और बिल्कुल। लिमिटेड उसमें हो, तो बिल्कुल। इस तरह की चीजों को जो है हम लोग हाथ लेकर के जी चलें। बिल्कुल मल्होत्रा जी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से छोटे किसानों को, मझोले किसानों को खासा फायदा हुआ है और इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू की हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। जाहिर तौर पर जो सहकारिता का मुद्दा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। डोगरे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे पे, क्योंकि भारत में सहकारी समितियां जो हैं वो खासतौर से डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के लिहाज से नई ताकत देने का काम कर रही हैं या कर सकती हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हमने मिल्क प्रोसेसिंग में एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने स्थापित किया हुआ है, एक अच्छा एग्जांपल हमने स्थापित किया है। अब सेम जैसे अमूल का एक पैटर्न है, उसी पैटर्न को हमने अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में और बाकी दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में उसको हम लोग एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक स्पेशल एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, एक ऑपरेशन ग्रीन स्कीम भी लॉन्च की है, जिसके तहत हम कोऑपरेटिव्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को, इनको हम कह रहे कि आप अपना प्रोड्यूस, आप सब अपना प्रोड्यूस जमा कीजिएगा और उसे आप अपने ही प्रोसेसिंग यूनिट में, अपने प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके प्रोसेस करके उसको मार्केट कीजिएगा, डोमेस्टिक मार्केट में उसको प्रोवाइड कीजिएगा, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में भी संभावनाएं तलाश कीजिएगा। उसके लिए भी हमारा मंत्रालय उन्हें हैंड होल्डिंग करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके तहत जैसे अभी जो यहाँ पर हम वर्ल्ड फूड इंडिया में हमने स्पेशल एफपीओज और कोऑपरेटिव्स के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम रखे हुए हैं, उनसे इंटरेक्शंस रखे हुए हैं। ग्लोबल फूड सेफ्टी रेगुलेटर समिट यहाँ पे हो रही है, जिसके तहत ग्लोबल रिक्वायरमेंट क्या है, फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारे यहाँ के किसान एफपीओज, हमारे यहाँ के फूड प्रोसेसर्स कैसे अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता ग्लोबल मार्केट के गुणवत्ता से मैच कर सके, कैसे उसको मैच करके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सके, उसके लिए भी हम लोग विशेष प्रावधान वर्ल्ड फूड इंडिया के कुछ सेशंस में, कुछ B2B में, कुछ उसके लिए इंटरेक्शंस हमने रखी है, स्पेशली हमारे अपने प्रोडक्ट्स को, इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में प्लेस करने के लिए, ताकि हम लोग जो विजन देख रहे हैं कि इंडिया विल बी द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमें 2047 तक उसे हमें हासिल करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जी, जाहिर तौर पर विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है हमारा खास प्रसंस्करण उद्योग जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन डॉक्टर संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जीएसटी को लेकर। जीएसटी में खासा बदलाव किया है सरकार ने, इसके नियमों में बदलाव किया गया है, खासी छूट दी गई है। आप कैसे देखते हैं जीएसटी के चलते फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को किस तरह से फायदा होने वाला है या होगा? जीएसटी काफी जो प्रोडक्ट्स थे वो 18% में आते थे और 12% में आते थे, तो वहां से वो 5% के लिए मूव हो गए। तो ऑलमोस्ट 7% का बेनिफिट है। और जिनके पास, जो इंडस्ट्रीज के पास बड़ा वॉल्यूम है और जो बड़े पैमाने पर काम करते हैं, उनको सही में इसका अच्छा बेनिफिट होगा। और इसका बेनिफिट वो कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं, और कंज्यूमर को जैसे 7% का अगर बेनिफिट मिलता है तो इसमें कंजम्पशन का भी वृद्धि होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें जो प्रोसेसिंग सेक्टर को है, काफी अच्छे तरीके से इसको बेनिफिट मिल सकता है और मिलेगा, ये हमारा मानना है। और वो उसके जो इम्पैक्ट्स है वो आज दिखने लगे हमें इंडस्ट्री में, तो धीरे धीरे ये बिल्कुल रंग लाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुलेश मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि जाहिर तौर पे जीएसटी का मुद्दा एक अहम मुद्दा है और ये माना जा रहा है इससे किसानों को फायदा होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से किसानों को किस तरह से फायदा होगा, खासतौर से जीएसटी के संदर्भ में? जी बिल्कुल। अभी जैसे कि आप पहले देखते हैं कि काफी ब्रैकेट्स ज्यादा थे जीएसटी के, काफी बीच में मैं ये कहूंगा कि
प्रावधान अलग अलग थे, 5%, 12%, 18% और उससे भी ऊपर थे, तो वो अभी घट करके 5 पर आ गए और जितने भी एग्रीकल्चर के उत्पाद हैं वो लगभग 5% के दायरे में है। और जो रॉ प्रोडक्ट है उस पर तो कोई है ही नहीं, आपको मालूम ही है, जैसे कि उस पर कोई किसान को जो है इस तरह का मैं ये नहीं कहूंगा कि अधिक से करना पड़ता है, लेकिन जो 5% की रेंज में प्रोसेस्ड प्रोडक्ट आ जाते हैं उसमें जो है एक तरह से किसान को सीधा लाभ है और उपभोक्ता को भी सीधा लाभ है, क्योंकि जो भी खाद्य के जितने भी मैं ये कहूंगा कि जितने भी प्रकार के रूप हैं उनको जो है एक सही मूल्य पर जो है उपभोक्ता को मिलेगा और किसान को भी सही मूल्य मिलेगा। अगर वो मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाता है तो उस पर बोझ ज्यादा नहीं पड़ेगा और इसलिए जीएसटी में जो है 5% की रेंज में उसकी ब्रैकेट में सब आ जाते हैं, तो एक तरह से लाभ मिला है। कहाँ 18% होता था वो घट करके सीधा 5% पर आ गया है। वो सीधा लाभ हमारे किसान को है और उपभोक्ता को है। इसमें तो यही एक बात जो है मैं साइड जोड़ करके इसके साथ बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से किसानों को फायदा है और किसान जो पैदावार करता है उससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फायदा है, दोनों को इसका लाभ मिलेगा और मिल रहा है। डोगरे जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक मानवीय पहलू को रख के भी बात कही है वर्ल्ड फूड इंडिया में कि जब भी दुनिया में खाने का संकट आता है दुनिया भारत की तरफ देखती है और भारत हमेशा मदद के लिए आगे आता है। इसका क्या संदेश है, क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, देखिए पहले एक जमाने में जब हम लोग थे कृषि उत्पाद में थोड़े से जितनी हमारे पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन सीमित है, लेकिन आज की तारीख में हमारा प्रोडक्शन सरप्लस है जी। रादर हम लोग कई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे हैं, जैसे मिल्क में हम नंबर 1 है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर्ल्ड में नंबर 2 पे आते हैं, ग्रेन्स में हम लोग नंबर 2 पे आते हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट्स कृषि उत्पाद है जिसका प्रोडक्शन वर्ल्ड में हमारा पहले या दूसरे नंबर पर स्थान है। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि अगर किसी भी देश में अगर कोई फूड संकट है तो हम अपने देश की, हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है उसको रखते हुए हम दूसरे देश को अपने प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। हम उन देश की भी रिक्वायरमेंट हम लोग संकट की इसमें पूरी कर सकते हैं। तो यही हमारा विजन है, यही हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम कृषि उत्पाद को वैल्यू एडिशन करके उसको प्रोसेस करें ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े और हम दुनिया की किसी भी कोने में जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, किसी को अगर फूड की आवश्यकता है तो हम उनको प्रोवाइड कर सके, हम लोग उनका डिमांड हम मीट कर सके। इस विजन के साथ ही हम उसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं जी। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।